हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ऑलरेडी मैं लास्ट दो वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अगर जिन लोगों ने अभी तक उन चार्टर एक्ट्स को नहीं देखा है तो इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जा करके उन दोनों चार्टर एक्ट के प्रोविजंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। बेसिकली मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए चार्टर एक्ट लेकर के आए थे और उसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में एक्ट करेगी। तो पहला जो चार्टर एक्ट आया हुआ था वो 1793 में था, दूसरा आया 1813 में, तीसरा 1833 एंड फोर्थ वन इज 1853। हर 20 साल पे कंपनी की लाइसेंस को रिन्यू किया जाता था, इसलिए चार्टर एक्ट आप देखेंगे कि 20 साल के अंतराल में आता है। ठीक है, तो इस चार्टर एक्ट में भी कंपनी को 20 साल और इंडिया में रहने का या ट्रेड करने का या रूल करने का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। तो मेन पर्पस जो था बेसिकली चार्टर एक्ट का वो ये था। तो आइए बेसिकली डिस्कस करते हैं कि इस एक्ट्स के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट हेलिना एक्ट ऑफ 1833। अब सेंट हेलिना एक्ट कहने के पीछे का रीज़न क्या है? तो सेंट हेलिना एक आइलैंड है। ये आइलैंड कहाँ पे है? ये आइलैंड है साउथ अटलांटिक ओशन में। साउथ अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड है और ये आइलैंड बेसिकली ब्रिटिश के पोजीशन में थी, ब्रिटिश पोजीशन थी। ठीक है, जिस तरीके से इंडिया की टेरिटरी ब्रिटिश पोजीशन थी, इस तरीके से ये आइलैंड भी ब्रिटिश पोजीशन पे थी। तो ये बेसिकली कौन पोजेस कर रही थी? वो ईस्ट इंडिया कंपनी पोजेस कर रही थी ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इस एक्ट में एक प्रोविज़न ये ऐड किया गया था कि जो बेसिकली सेंट हेलिना आइलैंड है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किधर? ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। आपको भी पता है कि जिस तरह से इंडिया में भी बहुत सारे एक्ट्स आए और उसमें भी बहुत सारी पावर्स को छीन लिया गया था कंपनी से क्राउन में, उसी तरीके से सेंट हेलिना आइलैंड की जो पोजीशन थी बेसिकली वो कंपनी के हाथों से छीन करके क्राउन के हाथों में कर दी गई थी। इस वजह से इस पर्टिकुलर एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और ये बेसिकली सेंट हेलिना आइलैंड मैंने बता दिया ये ब्राज़ील के पास है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, मैं जस्ट ज्योग्राफी के लिए बता दे रहा हूँ आपको। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इस चार्टर एक्ट या सेंट हेलिना एक्ट के प्रोविज़न क्या थे। एक प्रोविज़न तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो चलिए दूसरे प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोविज़न जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है वो ये है कि इट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। इट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो बेसिकली आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में 1600 के टाइम पे ट्रेड करने आई थी और कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट से चार्टर इशू किया गया था। तो ये एज ए ट्रेडिंग बॉडी आई थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटी जो थी इनकी उनको बैन कर दिया गया था इस पर्टिकुलर। दूसरी भाषा में बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है इट एंडेड, सेमी प्रोविजन है, मैं इसको दूसरे भाषा में लिख रहा हूँ बस। इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर टू बी प्रिसाइज ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इनटू द ईस्ट इंडीज़। बहुत सारे बुक्स में आप इस तरीके से देखेंगे, बातें सेम है कि कमर्शियल जो भी एक्टिविटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग कर रहे थे वो पूरी तरह से इस एक्ट के बाद ख़त्म कर दिया गया था, जो इस एक्ट का मेन प्रोविज़न है। और ऑलरेडी लास्ट वीडियो में जो 1813 की जो एक्ट आई थी उसमें ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि किस तरीके से जो एक्सक्लूसिव ट्रेड मोनोपोली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड किया था कि ईस्ट इंडीज़ में जा करके वो ट्रेड कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब है कि कोई भी ब्रिटिश की कंपनी आ करके इस पर्टिकुलर टेरिटरी में या इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रेड नहीं कर सकती थी। 1813 में ही आपने देखा है कि वो मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था। मतलब ब्रिटेन के बहुत सारी कंपनीज़ को ये लाइसेंस दे दिया गया था कि वो जा करके अब कहीं पर भी फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ जो ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस एक्ट के प्रोविज़न में। ये दोनों अलाउड था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, एक्सक्लूसिव मोनोपोली थी यहाँ पे। अदरवाइज बाकी सारी गुड्स एंड सर्विसेज पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया गया था। तो जो बची खुची ये दो जगहों पे उनकी जो एक्सक्लूसिव मोनोपोली थी वो भी ख़त्म कर दिया गया और ये कहा गया कि अब आप एक कमर्शियल एंटिटी की तरह नहीं काम करेंगे। नाउ यू विल एक्ट एज अ प्योरली
एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो अभी कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों टाइप से वर्क कर रही थी। आपने देखा होगा प्रीवियस एक्ट में, अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से पहले तो उनके कमर्शियल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटी या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी को अलग किया गया और पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटी अब नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात बताता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग करने आई थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सारी कंपनी के दरवाजे खुले थे, जो उनका कस्टम ड्यूटी या टैक्स कलेक्शन होता था वो सारा ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिल ही रहा था, उसका फ़ायदा ब्रिटिश एज अ कंट्री भी उनको मिल रहा था, क्योंकि 1813 में सारी कंपनीज़ के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे। और ये जो टेरिटरियल एक एंटिटी की तरह एक्ट कर रही थी और साथ साथ कमर्शियल एंटिटी की तरह भी एक्ट कर रही थी, तो इनकी कमर्शियल एक्टिविटी को बंद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया को क्या करने वाली थी, रूल करने वाली थी कि आपका अब रोल है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह रूल कीजिएगा। जैसे अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मतलब क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी इज गोइंग टू बी एक्ट एज, now the East India Company will act as the government of British India। अब वो गवर्नमेंट की तरह एक्ट करेगी, ना कि एक कंपनी की तरह। तो अब आप ट्रेड छोड़ दीजिए, अब आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो ये चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट थी कि इसने कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है इस पर्टिकुलर एक्ट का वो ये कहता है कि द फर्स्ट टाइम it legalizes, first time it legalized the colonization, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, colonization of India, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट टाइम ये इस एक्ट के थ्रू ये बताया गया कि हमने भारत देश को गुलाम बना लिया है, कॉलोनाइज्ड कर लिया है, और लीगलाइज किया गया। उस पहले ऑब्वियसली उसने कॉलोनाइज्ड करके रखा हुआ था, लेकिन फर्स्ट टाइम एक कानूनी भाषा में, लीगल फॉर्म में ये बताया गया कि नाउ द इंडिया इज़ अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अब एक कोई कंट्री नहीं है इंडिपेंडेंट, अब वो क्या है, कॉलोनी है। कॉलोनी का मतलब है गुलाम, अब वो गुलाम है। तो ये एक्ट लीगलाइज, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किस एक्ट ने लीगलाइज कर दिया था कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद लीगलाइज कर दिया गया था। और ये क्लियर था इस टर्म से, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि द टेरिटरीज ऑफ इंडिया वर हेल्ड बाय, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हेल्ड बाय हिज मैजेस्टी, his higher and successor, कि जो भी टेरिटरीज है इंडिया की अब वो हेल्ड की जाएगी किसके थ्रू, मैजेस्टी के थ्रू, हायर्स के थ्रू, या उनके बाद जो भी सक्सेसर्स होंगे। तो ये बेसिकली स्टेटमेंट ये पॉइंट कर रही थी कि अब जो बेसिकली इंडिया है अब वो ब्रिटिश के कंट्रोल में है। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो थर्ड प्रोविज़न है इंपॉर्टेंट है, लीगलाइज करने के बाद अब रूल करने के लिए this act made the Governor General of Bengal to Governor General of India, very important। ठीक है, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे ऑलरेडी, उनको गवर्नर जनरल ऑफ का जो पोजीशन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड। तो बेसिकली आपने देखा कि इसको बेसिकली इंडिया को
अब कॉलोनी बना लिया गया। गवर्नमेंट ऑफ बंगाल था, क्योंकि एक बंगाल एक क्षेत्र था, अब इसीलिए रेफर किया गया द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कि अब जो भी यहाँ पे लॉर्ड होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो सिर्फ बंगाल के नहीं पूरे भारतवर्ष के, पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, और इसलिए आगे से गवर्नमेंट का जो यूज़ किया गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ब्रिटिश इंडिया यहाँ से कहा जाने लगा, ना कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल या गवर्नमेंट ऑफ मद्रास या समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं था। ठीक है, ओके। तो ये आपका तीसरा प्रोविज़न हो गया। फोर्थ प्रोविज़न, it also deprived means this act deprived the power of governor of Bengal, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। देखिए आपने देखा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ ये कहानी, और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास इन दोनों को धीरे धीरे करके उनकी पावर छीनते चले गए, और ये फाइनल स्टेप था इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और इस टाइम उन्होंने क्या पावर डिप्राइव कर दी, उन्होंने लेजिस्लेटिव पावर जो थी, पहले जितने भी कानून बनते थे भारत देश में, कानून कह लीजिए या ऑर्डर पास होते थे, वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल सब सेपरेटली बनाते थे। ठीक है, लेकिन अब जो लेजिस्लेटिव पावर थी, लेजिस्लेटिव जैसे आपको पता है कि लेजिस्लेटिव कानून बनाने की जो पावर है विधायिका, वो पावर से भी डिप्राइव कर दिया गया, और वो पावर अब सीधा दे दिया गया किसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और यहाँ इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लिखा गया कि नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया गया कि पूरे इंडिया के लिए, पावर फॉर इंडिया, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर, कि अब वो कानून बनाएंगे और पूरा कानून पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट होगा। अब ये लोगों के पास जो कानून बनाने की पावर थी, अब वो डिप्राइव्ड कर दी गई। इसलिए इस पर्टिकुलर एक्ट को कहा जाता है फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, जो शुरू कब हुई थी आपको पता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई थी सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, और उसके बाद ये फाइनल स्टेप था जहाँ पे फुल्ली सेंट्रलाइज कर लिया गया था पावर को। क्यों? क्योंकि अब गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास सबसे छीन लिया गया था पावर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो थी इस पर्टिकुलर चार्टर एक्ट की, वो ये थी, इट इंक्रीज द मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इंक्रीज द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल। आपको मैं बता देता हूँ ग्लिम्स, जो वीडियो देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाया गया था। तो टोटल 4 मेंबर थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करती थी। आपको पता है पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के बाद इस 4 मेंबर को 3 मेंबर कर दिया गया था। ठीक है, और वापस इस 1833 एक्ट के बाद इस 3 मेंबर को फिर से 4 कर दिया गया था। क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिकली इस एक्ट में इंक्रीज कर दिया गया था। सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ। जो 4th मेंबर बने थे उनका नाम था लॉर्ड मैकोले, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो 3 मेंबर थी, 3 मेंबर की बेसिकली एक काउंसिल थी, अब उसे 4 मेंबर कर दिया गया। जो चौथा मेंबर थे वो लॉर्ड मैकोले थे। क्लियर है? नाउ 5th, इट कोडिफाई, दिस एक्ट कोडिफाई, बेसिकली नॉट, आप ऐसे मत लिखिए, दिस एक्ट अटेम्प्टेड टू कोडिफाई द लॉज इन इंडिया। देखिए इंपॉर्टेंट क्या होगा यहाँ पे, पहली बार ये कोशिश की गई थी भारत देश के अंदर कि जो भारत के कानून होंगे, ठीक है, और कौन से कानून, जो अभी आपने देखा प्रीवियसली कि गवर्नर जनरल को ये एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिया गया था कि वो भारत देश के लिए कानून बना सकते हैं। तो उन कानून्स को कोडिफाई करना, अब कोडिफाई करने का मतलब होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई कानून बनते हैं तो उसको कोडिफाई करने का मतलब होता है, जैसे आपको पता होगा कि इंडियन पीनल कोड है, तो यहाँ पे कोड देख रहे हैं,
कोड एक ऐसा प्रोसीजर होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। तो इंडियन पीनल कोड हो गया, सीआरपीसी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें कि कैसे कैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश में होगी वो किस तरीके से वर्क करेगी, एक कानून बनेगी और उसको कोडिफाई करने का प्रोविज़न दिया गया। क्या कि मतलब है कि अपने आप में आप एक तरीके से समझिए, अपने आप में एक संविधान, अगर इंडियन पीनल कोड को उठाइएगा तो उसमें भी आर्टिकल्स होंगे, सेक्शंस होंगे, जिसके थ्रू पुलिस कंट्रोल करती है इन दोनों कानून के अंदर। तो इसको बेसिकली बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को कोडिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो पहली बार अटेम्प्ट किया गया था कोडिफाइड द लॉज जो भी हमारे देश में इंडिया होगा, क्लियर है। और एक बात और, जो लॉज होंगे, जो गवर्नर जनरल को एक्सक्लूसिव पावर दी गई थी कि वो भारत देश के लिए लॉ बनाएंगे, वो सारे लॉज को अब एक्ट कहा जाने लगेगा। तो फर्स्ट टाइम था कि ये पावर दी गई थी कि अब भारत देश के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो भी कानून बनाएंगे वो अब उसे रेफर क्या किया जाएगा, एक्ट। इससे पहले होता था, ये पावर था सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट को, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जितने भी चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह बने सब में एक्ट वर्ड कॉमन है, मतलब है कि कानून है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट वो लॉ बनाती थी वहाँ पे बैठ करके और वही इंडिया में इम्प्लीमेंट होता था। लेकिन अब ये पावर दे दिया गया था कि आप लॉज जो बनाएंगे उसे पहली बार एक्ट कहा जाएगा और इस एक्ट को आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने सिर्फ टेबल कर देना है। समझ रहे हैं कि उस पार्लियामेंट के सामने रख देना है, अगर उनको लगेगा अच्छा तो वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो वो क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्लियर है। तो जो भी एक्ट्स बने गए थे तो उनको कोडिफाई किया जाएगा। तो ये पहला एक अटेम्प्ट था कोडिफाई करने का। तो ये भी क्वेश्चंस कभी आते हैं और इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक लॉ कमीशन सेटअप किया गया था, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लॉ कमीशन, और आज भी लॉ कमीशन है हमारे भारत देश में, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिया सेटअप किया गया था जिसके चेयरमैन बनाए गए थे लॉर्ड मैकोले को, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मैकोले। ये अपने आप में एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट। और इस पर्टिकुलर लॉ कमीशन का पर्पस था कि भारत देश में जितने भी लॉज हैं उनको कोडिफाई किया जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर किया जाएगा कि कोर्ट के अंदर, पुलिस के अंदर सारी चीज़ें होंगी और भी कानून नए बनाए जाएंगे, ऑर्डर्स पास किए जाएंगे। तो ये बेसिकली था कि जो आज भी जो हमारी लॉ कमीशन है वो इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। वो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है पार्लियामेंट में, फिर पार्लियामेंट उसी के अकॉर्डिंग जो भी उन्हें लगता है कि हमारे देश के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है वो कानून बनाया जाता है। आज भी ऐसा ही होता है, आज भी चेयरमैन होते हैं, लॉ कमीशन आज भी होती है और उनके रिकमेंडेशन पे कानून बनते हैं। तो सेम टाइम पहला ये चीज़ था। इसलिए कुछ बुक्स में आप देखेंगे ये लिखा हुआ था कि ग्लिम्स ऑफ दिस एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 गिव अ ग्लिम्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब एक छवि या धुंधली छवि आप एक बोल सकते हैं, वो प्रोवाइड कर रही है ग्लिम्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर्टिकुलर इनके एक्ट्स जिस तरीके से डिज़ाइन किए, अपने आप में देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे फीचर्स थे, इस वजह से इसको कहा जा सकता है ग्लिम्स ऑफ एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। बाकी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के एक्ट का मोस्ट ऑफ द प्रोविज़न आप देखेंगे है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक ग्लिम्स था कि इस तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कभी तो मे भी इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि लॉ कमीशन कानून बनाएगी, उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा उनके रिकमेंडेशन पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट प्रोविजन वाज कि दिस एक्ट स्प्लिटेड द बंगाल प्रेसिडेंसी इनटू किसमें एक बना दिया गया बंगाल, बेसिकली बंगाल प्रेसिडेंसी को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया और दूसरी प्रेसिडेंसी जो बनी वो थी आगरा प्रेसिडेंसी। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि अभी कौन कौन से प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे, मद्रास, बॉम्बे। अब बंगाल को स्प्लिट करके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बंगाल और आगरा प्रेसिडेंसी बना दिया गया था इस एक्ट के बाद। तो क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रखिएगा कि ये प्रेसिडेंसी जो है कभी भी आई नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंसी स्प्लिट तो किया गया था लेकिन किसी ने भी इस पर्टिकुलर चीज़ पे एक्शन नहीं लिया और धीरे जा करके फाइनली इसको, इस पर्टिकुलर प्लान जो प्रपोजल थी इस एक्ट में, उसको एबॉलिश कर दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके। एंड द लास्ट प्रोविज़न जो इस पर्टिकुलर चार्टर एक्ट की थी वो थी, इट अटेम्प्टेड फॉर एन ओपन कंपटीशन, कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। ये एक्ट पहली बार एक कोशिश थी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ओपन कंपटीशन किया जाए, पहली बार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देखेंगे कि नेक्स्ट एक्ट में ये पर्टिकुलरली जो
अटेम्प्ट था उसको इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन इसने एक अटेम्प्ट किया था। वो अटेम्प्ट कैसे किया गया था? क्योंकि इस पर्टिकुलर एक्ट में एक बात मेंशन थी कि अब से इंडियन नेटिव, मतलब है कि इंडिया देश के जो लोग हैं, इंडियन नेटिव कैन बी एडमिटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। पहली बार इस एक्ट ने ये मेंशन किया कि जो भी ब्रिटिशर्स की सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, वहाँ पे इंडियन को एडमिट किया जा सकता है, मतलब उनको भी सरकारी नौकरी दी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ से उनको सरकारी नौकरी प्रोवाइड करने का प्रोविज़न शुरू किया गया। इसमें क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल इन जो काउंसिल थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, वो सारी वैकेंसीज़ को देखेंगे कि कितना पोस्ट वैकेंट है, और उस टाइम पे साल में 4 बार, ठीक है, साल में 4 बार उन वैकेंसीज़ के लिए क्या करेंगे, पोस्ट निकालेंगे, उन वैकेंसीज़ के लिए पोस्ट निकालेंगे। और पोस्ट जो भी वैकेंसीज़ होगी वहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होगा, नॉमिनेशन होगा, ठीक है। क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे जो भी वैकेंसीज होगी। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि ये वैकेंसी है, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये पावर दिया गया कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं अब किसको, इंडियन नेटिव्स को। वेरी इंपॉर्टेंट कि अब से इंडियन नेटिव को भी इस वैकेंसी में, इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो गवर्नमेंट सर्विसेज होगी उस पर नॉमिनेट किया जा सकता है। और कितने बार, साल में 4 बार, ठीक है, जो भी वैकेंसीज होगी। और इन्हीं पर्टिकुलर जो लोग वैकेंसीज में वर्क कर रहे होंगे, सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे होंगे, उन्हीं के लिए कंपटीशन में सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन है, जो आज भी होती है, सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन जो समय लंदन में हुआ करती थी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए यही लोग, यहीं से उनको मौका मिलेगा कि वो कंपटीशन में, सिविल सर्विसेज की जो कंपटीशन होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात? इस वजह से इस एक्ट में ये वर्ड लिखा गया है कि अटेम्प्टेड फॉर एन ओपन कंपटीशन। अटेम्प्ट था ये, ठीक है, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और ये इस तरीके से नहीं किया जाता है, फिर फाइनली ओपन कर दिया जाता है इंडियंस के लिए कि वो सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे। ये चार्टर एक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या फिर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सारे चीज़ों का फीचर्स आपको हमारे भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। क्योंकि हम लोग बेसिकली अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें ब्रिटिश के जो बनाए गए कानून थे उनका क्या रोल था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने पीयर जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सारे कंटेंट आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड मिल ही रहे हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।